नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी अकाउंटेंसी की क्लासेस में। मैंने ओपन कर लिया है गवर्नमेंट ग्रांट AS12 जिसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे स्टडी मटेरियल से। बुक मेरे पास भी है, बुक आपके पास भी है, बुक आपकी स्क्रीन पर भी है। जहाँ से पढ़ना चाहो पढ़ो और मेरे साथ पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Z Limited purchased a fixed asset for 50 lakhs which has the estimated useful life of 5 years with the salvage value यानी कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 5 लाख रुपीज़। पहली लाइन पढ़कर सिर्फ इतना समझ में आता है कि Z लिमिटेड जो कि एक कंपनी है और जो कि एक लिमिटेड कंपनी है, नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने जो है एक फिक्स्ड एसेट परचेज करा है 50 लाख रुपीज़ का, जिसकी यूज़फुल लाइफ जो है 5 साल की है और 5 साल के बाद उसकी जो वैल्यू बचेगी वो करीब करीब 5 लाख की, तो फिर भी वो निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 50 लाख रुपए में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 लाख रुपए, तो 45 लाख रुपीज़ जो आएगा वो जो है एक तरह से आप उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे। नहीं, 45 लाख रुपीज़ पर डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि 5 लाख तो मिल जाएंगे ना, रेजिडुअल वैल्यू है। तो 45 लाख को आपको 5 साल में डेप्रीशिएट करना है। पहली लाइन से सिर्फ इतना ही पता लगता है। आगे लिखते हैं, ऑन परचेज ऑफ द एसेट्स गवर्नमेंट ग्रांटेड इट अ ग्रांट फॉर 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट ने दे दी है। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है पहले 2 सालों की, इफ़ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि अगर हम नेट मेथड फॉलो करें तो अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होगी। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तो डायरेक्टली यहीं से कर लेते हैं। फिक्स्ड एसेट जब 50 लाख का खरीदा जाएगा तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट खरीद रहे हो, एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, कम होने पर क्रेडिट होता है। एसेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट करोगे, और एसेट भी कई तरीके के हो सकते हैं। जो भी एसेट है उसका नाम लिख दीजिए, फिक्स्ड एसेट अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, जो भी टाइप का फिक्स्ड एसेट है उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर हमने जनरली सिर्फ फिक्स्ड एसेट लिखा है। टू बैंक, बैंक से आपने खरीदा, नरेशन में डालकर लिख सकते हैं नीचे, बीइंग फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड। तो ये तो खरीदने की एंट्री है, 11th में करी होगी, 12th में करी होगी। परचेज कर रहे हो, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, बढ़ने पर डेबिट होता है। बैंक से खरीदा है तो दूसरी साइड पर बैंक लिख दिया। इसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है 10 लाख रुपए की। जब ग्रांट मिलेगी तो आपका बैंक बढ़ेगा और बैंक बढ़ने पर डेबिट होगा। अब क्योंकि आप नेट मेथड फॉलो कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ग्रांट है वो फिक्स्ड एसेट के लिए मिली है, तो आप उस ग्रांट के अमाउंट को फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट को उतने अमाउंट से क्रेडिट कर सकते हैं कि भैया 10 लाख रुपए तो बैंक में आ गए फिक्स्ड एसेट्स के लिए। तो जो ओरिजिनली 50 लाख का फिक्स्ड एसेट था वो अब क्रेडिट हो गया 10 लाख से, ग्रांट रिसीव हो गई, तो अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू 40 लाख रुपए की है। 40 लाख में से जो है 5 लाख रुपए आपको 5 साल के एंड पर मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि 35 लाख रुपीज़ जो बचे हैं फिक्स्ड एसेट के, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, यानी कि हर साल 7 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो 7 लाख का जो डेप्रीशिएशन है उसकी आप एंट्री कर सकते हैं। एक होती है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट से एंट्री। डेप्रीशिएशन का खर्चा बुक करते हो पर आप फिक्स्ड एसेट को कम करने के बजाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में पैसा डालते रहते हैं, और जब बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं तो फिक्स्ड एसेट से माइनस करते हैं, इतना तो प्रोविजन है, इतना तो इस पर डेप्रीशिएशन लग चुका है, तो नेट अमाउंट इतनी आ रही होगी। दूसरा तरीका डेप्रीशिएशन का होता है जो 11th स्टैंडर्ड में लोग कर आते हैं, कि आपने खर्चा बुक करा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस टू फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट जिसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट होता है हमारा, उसे आपने 7 लाख से क्रेडिट कर दिया, कम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस साल में 7 लाख रुपए का एसेट यूज़ हो गया होगा, तो जो भी एसेट की वैल्यू है उसे 7 लाख से कम कर दीजिए, और ये 7 लाख हमारा खर्चा है तो इसे एक खर्चे के अकाउंट में डाल दीजिए जिसका नामकरण किया गया है डेप्रीशिएशन अकाउंट, जो P&L में डेबिट साइड पर, एक्सपेंस साइड पर चले जाएगा, एंड में चले जाएगा जो भी इसका टोटल बैलेंस होगा। सिमिलरली जो है नेक्स्ट ईयर आप फिर 7 लाख का आप इसमें डाल सकते हैं डेप्रीशिएशन,
तो यहाँ पर तो इन्होंने डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल दिया। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट को पीएनएल में डाल दिया, और सिमिलरली अगले साल और उसके अगले साल 5 साल तक ऐसा ही चलते रहेगा कि आप फिक्स्ड एसेट को 7 लाख से कम करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करके खर्चा बुक करेंगे डेप्रिसिएशन में, और डेप्रिसिएशन से पीएनएल में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये तो था मेथड 1। नीचे कहते हैं कि मान लीजिए जो मेथड 2 है, सेम क्वेश्चन मेथड 2 है, अगर हमें ग्रॉस अमाउंट पर रखना है, ग्रॉस मेथड फॉलो करना है, तो आप कैसे करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट में 50 लाख के एग्जाम्पल पर कर भी दिखाया था। फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा तो एसेट बढ़ने पर डेबिट होता है, आपने उसे डेबिट कर दिया, और बैंक से खरीदा है, इसके लिए टू बैंक अकाउंट लिख दिया है, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेस्ड। अब आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है 10 लाख रुपीज़ की। क्योंकि इन्हें 10 लाख रुपीज़ को फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट नहीं करना है, नेट नहीं करना है, तो आप इसको एक अलग अकाउंट में डालकर रख रहे हैं जिसका क्रेडिट बैलेंस रहने वाला है। अकाउंट का नाम है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट, मतलब जो भी ग्रांट मिली है उसे हमने डेफर कर दिया। अभी इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय डेफर कर दिया, धीरे धीरे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए वर्ड डेफर्ड लिख दिया गया है। डेफर्ड का मतलब बाद के लिए टाल देना। तो 10 लाख रुपए यहाँ पर हमने डाल दिए, बीइंग ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आप एसएलएम जब फॉलो करेंगे तो इस केस में 50 लाख रुपए एसेट की वैल्यू आ रही है, 5 लाख रुपए 5 साल के बाद निकल जाएंगे, तो बचे 45 लाख, जिसे 5 साल में डेप्रिशिएट करना है, तो हर साल 9 लाख आपको डेप्रिशिएट करना होगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट को कम करेंगे 9 लाख से, डेप्रिसिएशन अकाउंट में डालेंगे, खर्चा अकाउंट है, खर्चा बढ़ने पर डेबिट होता है, तो आप डेप्रिसिएशन बुक कर लेंगे और डेप्रिसिएशन को जो है पीएनएल में डाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ ये जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट है, इसे भी आप 5 सालों में इक्वली पीएनएल में डालते रहेंगे, ये पीएनएल की क्रेडिट साइड में जाते रहेगा, और धीरे धीरे कर कर एसेट की यूजफुल लाइफ जितनी है उतने सालों में ख़त्म हो जाएगा। तो 10 लाख को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 2 लाख रुपये आएगा, और 2 लाख रुपये से डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट से पैसा निकल कर जिसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसको डेबिट कर कर पीएनएल में डाल देंगे। पहले साल भी यही होगा, दूसरे साल भी यही होगा। डेप्रिसिएशन पूरे पर चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन को पीएनएल में डाल देंगे, और डेफर्ड ग्रांट है, गवर्नमेंट ग्रांट है, उसे भी पीएनएल में डाल देंगे, और ये चलता रहेगा 5 सालों तक। ऐसे आपके जो है 2 इलस्ट्रेशन हो गई है। हालांकि मैंने पहले भी कराई हुई थी, तो इसमें कुछ नई बात नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो गई, बाकी चीज़ें तो हमने एंट्री पास करनी सीख ली। इलस्ट्रेशन 3 में लिखा है संतोष लिमिटेड जो है उन्हें 8 करोड़ की ग्रांट मिली है फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री इन अ बैकवर्ड एरिया। आउट ऑफ दिस ग्रांट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड 2 करोड़ एज डिविडेंड। अब आप मुझे बताइए कि क्या कंपनी गवर्नमेंट की ग्रांट को अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या? जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे मिले हैं, क्या उन्हें शेयर होल्डर में बांट दें? क्या उसे शेयर होल्डर में बांट दें? द आंसर इज़ नो। एज पर एस 12 जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो उसको सिर्फ उस पर्पज़ के लिए ही यूज़ करना चाहिए, ना कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके आगे लिखते हैं संतोष लिमिटेड ने जो है एक लैंड इन्हें रिसीव हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, बट इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड एट ऑल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज नो मनी हैज़ बीन स्पेंट। दोस्तों, भले ही पैसा आपका ना लगा हो, पर आपकी जो इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हुई है इसे बुक्स में रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, और नॉमिनल अकाउंट पे आप रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप चाहें तो वो भी लिख कर आ सकते हैं, यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर मूव कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर कमांड बना लीजिए, जो भी हमने डिस्कशन करा है उसको एक बार रिवाइज कर आइएगा अगर आपको चीज़ों में दिक्कत हो रही है, और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को करने के बाद एक बार खुद से भी अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देखिएगा या बुक को रीड करिएगा। टॉप एंड टॉप लिमिटेड जो है उन्होंने एक बिजनेस सेटअप करना है डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में, जिससे कंपनी को जो है गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलेगी 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 20% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी के रूप में देगी, अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो। कंपनी ने सारी कंडीशंस फुलफिल करी है, 50 करोड़ के जो है कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है, और 50 करोड़ का जो 20% होता है 10 करोड़,
वो गवर्नमेंट से इन्हें सब्सिडी मिली है जनवरी 17 में, अकाउंटिंग पीरियड हो गया 16-17, ठीक है, ये पुराने सालों का चल रहा है, अब 21-22 ले लेना। द कंपनी वॉन्ट्स टू ट्रीट दिस रिसीव्ड एज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू। आप मुझे बताइए कि क्या ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है या फिर कैपिटल नेचर का आइटम है। कंपनी कह रही है कि पीएनएल में डाल देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट को 10 करोड़ को और अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 31 मार्च 17 के पीएनएल को बढ़ा देते हैं। आप मुझे बताइए ठीक है नहीं है, आप मुझे बताइए ये ठीक है या नहीं है। भाई देखिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बोलता है, उसका पैरा 10 बोलता है, ऐसे पैराग्राफ आपको लिखवाए नहीं हुए आपके मटेरियल में, बट कुछ क्वेश्चन आंसर्स में पैरा का जिक्र किया हुआ है, तो आप चाहें तो उन्हें रिमेंबर कर सकते हैं। पैरा 10 में ये बात लिखी है, चाहे तो सिर्फ एज 12 डालकर भी आंसर कर सकते हैं, पैरा नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लास्ट वाले इसमें पैरा 46 है, वो याद होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, एज 12 बोलता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जहां पर गवर्नमेंट ग्रांट प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन है, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन है, दे आर गिवन विथ रेफरेंस टू टोटल इन्वेस्टमेंट इन एन अंडरटेकिंग और बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट्स टोटल कैपिटल आउटले, कि जितना पैसा डालोगे उसका एक प्रोपोर्शनेट ग्रांट मिलेगी। इस ग्रांट को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट बोला जाता है। एंड नो रीपेमेंट इज ऑर्डिनरली एक्सपेक्टेड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, जिसकी रीपेमेंट नहीं मांगी जा रही है। डेफिनेटली सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, पैसा दे रही है, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड पैसा दे रही है, और डेफिनेटली उससे और उसको वापस तो नहीं मांग रही है। उस केस में आप इस ग्रांट को कैपिटल रिजर्व में ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे, और इसे आप ना ही डेफर कर सकते हैं। डेफर करने का मतलब जैसे हम फिक्स्ड एसेट में करते हैं, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट एक अकाउंट में डालते हैं और हर साल उससे पीएनएल में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहते हैं एसेट की यूजफुल लाइफ तक, वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, इसे आप डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं। ये जो सब्सिडी है ना ही आपको ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए मिली है, ना ही ये रेवेन्यू नेचर की है, तो आप इसको जो है कैपिटल रिजर्व में डालकर अकाउंटिंग एंट्री पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जो कंपनी कह रही है कि हम पीएनएल में डालेंगे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही नहीं है। और मैंने ये आपको लिखवाया हुआ है कि जो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए ग्रांट होती है उस केस में जो है आप कैपिटल रिजर्व में ही डालते हैं। ये हमने नोट्स में कर लिया है ऑलरेडी। अब जो लिखने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। वहीं प्रैक्टिकल होता, अकाउंटिंग एंट्री का होता, अमाउंट कैलकुलेट करने का होता, कितनी अमाउंट पर रिकॉग्नाइज करें ऐसा होता, तो उसमें आपको शायद इतना थ्योरी नहीं लिखना पड़ता। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आ रही है, ज़रा इसको देखते हैं। जेड लिमिटेड तो 50 लाख का फिक्स एसेट फिर से खरीद लिया, 5 साल की यूजफुल लाइफ इसकी है, 5 साल के बाद 5 लाख की सेल्वेज वैल्यू भी है। ऑन परचेज ऑफ द एसेट गवर्नमेंट ने जो है 10 लाख की ग्रांट दे दी है। इसे आपने जो है एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस कर दिया था। एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस करने का मतलब कि 50 लाख को आपने 40 लाख बना दिया था, और उसके बाद आप जो है रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे थे। 2 साल पूरे हो गए। 2 साल पूरे होने का मतलब है कि एसेट की वैल्यू जो 40 लाख रुपीज़ थी और रेजिडुअल वैल्यू 5 लाख थी, तो 7-7 लाख कर 2 बार जो है 14 लाख रुपये से कम हो गए हैं, तो करीब 26 लाख रुपीज़ इसमें बचे होंगे फिक्स्ड एसेट में। ग्रांट वॉज कंसीडर्ड एज रिफंडेबल इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख रुपीज़। तो 7 लाख रुपए की ग्रांट आपको रिफंड करनी है। इसकी एंट्री क्या होगी? आपने फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट किया, तो रिफंड करेंगे तो फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से ही एडजस्ट करेंगे। यानी कि पहले ग्रांट मिलने पर फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया, तो ग्रांट रिफंड होने पर फिक्स्ड एसेट को बढ़ा दोगे, 7 लाख रुपए से बढ़ा दोगे, और बैंक का मतलब बैंक से पेमेंट कर दोगे। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट ऑन एसेट रिफंडेड। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आ रही है, ज़रा देखते हैं इसको भी। एक फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं 20 लाख का, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव करते हैं 8 लाख रुपए की, रेजिडुअल वैल्यू है 4 लाख रुपए की, तो आपका हो गया करीब करीब यूजफुल लाइफ 4 साल की, क्वेश्चन में गिवन है।
तो 20 लाख में से 8 लाख माइनस करा तो 12 लाख आया। 12 लाख में से 4 लाख की रेजिडुअल वैल्यू माइनस करोगे तो 8 लाख बचेगा, जिसे डेप्रिशिएट करना है 4 सालों में। तो 2-2 लाख कर डेप्रिशिएट आप कर रहे होंगे। एज्यूम डेप्रिशिएशन जो है SLM बेसिस पर है। एसेट को आपने बैलेंस शीट में नेट ऑफ ग्रांट शो करा है, तो हमने बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट करा है। 1 साल के बाद ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 5 lakhs ड्यू टू नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। कुछ कंडीशंस पूरी ना होने की वजह से 1 साल के बाद ग्रांट को रिफंड करना पड़ रहा है। और ये क्या पूरी ग्रांट रिफंड करनी है? अच्छा, 5 लाख रुपए तक की ग्रांट आपको रिफंड करनी है। तो 20 लाख का एसेट होगा, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू 18 लाख रह गई होगी। यही हुआ होगा ना। फिक्स्ड एसेट पहले परचेज करा 20 लाख रुपए का टू बैंक, 8 लाख की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई, बैंक अकाउंट बढ़ गया और फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट से एडजस्ट कर दिया। 2 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करा, जैसे हमने अभी कैलकुलेशन करी है, उससे फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया और डेप्रिसिएशन को हमने P&L अकाउंट में डाल दिया, जैसे हम हर साल डालते हैं। अब जो है 5 लाख रुपए रिफंड हो रहे हैं। तो जब 5 लाख रिफंड होंगे 1 साल के बाद, तो उस केस में हम बैंक अकाउंट से 5 लाख तो दे देंगे, बट क्योंकि जब मिले थे करीब करीब कितने लाख, 8 लाख रुपए, तो फिक्स्ड एसेट को कम किया था। तो जब 5 लाख देने पड़ रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट को बढ़ा देंगे। तो एसेट की वैल्यू जो 18 लाख रुपए थी, 18 लाख नहीं थी, बेसिकली 18 लाख नहीं थी, 20 लाख में से 8 लाख माइनस करा था 12 लाख, और 2 लाख का डेप्रिसिएशन पहले साल के बाद चार्ज किया तो 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए वैल्यू थी। उस 10 लाख में हम 5 लाख और जोड़ देंगे तो 15 लाख रुपए वैल्यू आ जाएगी, जिसे हमें आने वाले 3 सालों में डेप्रिशिएट करना है। क्योंकि 4 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है। इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो भी 4 लाख रुपए की है, तो माइनस 4 लाख बचेगा 11 लाख। 3 सालों में इसको डाल देंगे, 3 से इसको डिवाइड कर दो, करीब करीब आपका 3.67 आएगा। आप समझे मैंने क्या किया? मैंने ये करा कि मैंने फिक्स्ड एसेट जो खरीदा था 20 लाख रुपए का, उसमें 8 लाख की जो है मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई थी। तो ये एसेट मुझे पड़ा 12 लाख का। 4 साल के बाद करीब करीब 4 लाख की जो है इसमें रेजिडुअल वैल्यू निकल जाएगी। तो अगर मैं 4 लाख की रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूं तो दैट मीन्स मुझे 8 लाख जो है वो 4 साल में डेप्रिशिएट करने हैं। तो हर साल मुझे 2 लाख डेप्रिशिएट करना होगा। पहले साल मैंने 2 लाख डेप्रिशिएट कर दिया और 10 लाख की बुक वैल्यू पर फिक्स्ड एसेट आ रहा था। जब मुझे पता लगा कि जब मैंने 8 लाख एडजस्ट करे उसमें से 5 लाख मुझे और देने पड़ जाएंगे, रिफंड करने पड़ जाएंगे, तो एसेट में से डिक्रीज़ कर दिए थे, अब एसेट में इंक्रीज़ कर देंगे। 1 साल बीत चुका है, 3 साल बाकी हैं, 4 लाख की रेजिडुअल वैल्यू वहीं की वहीं खड़ी है। तो 15 में से 4 माइनस करोगे, दैट मीन्स 11 लाख को अगले 3 सालों में डेप्रिशिएट करना है। दैट मीन्स 3.67 पर ईयर डेप्रिशिएट और करना पड़ेगा बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स में। तो आपने वो डेप्रिशिएट कर दिया। पहले साल उसको P&L में डाला, अगले साल फिर यही होगा, अगले साल फिर वही होगा। इन्होंने वर्किंग नोट में कर भी दिखाया, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर किया, आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2014 ABC लिमिटेड ने रिसीव करा है गवर्नमेंट ग्रांट 300 लैक्स का फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹1500 लैक्स। तो 1500 लाख रुपए के लिए 300 लाख गवर्नमेंट दे रही है, बहुत अच्छी बात है। द ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब डायरेक्टली हमने नेट मेथड फॉलो किया है। मशीन की लाइफ है 5 साल। मशीन को हम रिटर्न डाउन वैल्यू पर जो है डेप्रिशिएट कर रहे हैं 20%। कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन May 17 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। हाउ वुड यू डील विद द रिफंड ऑफ ग्रांट इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड एज्यूमिंग दैट द कंपनी डिड नॉट चार्ज एनी डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर 2017? अच्छा, अभी 17 का डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया है, वो करना बाकी है। May 17 में रिफंड कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में हम 1500 लाख में से सबट्रैक्ट कर लेंगे 300 लैक्स, तो आएगा 1200 लैक्स, जिसे हमें करीब करीब 5 सालों में डेप्रिशिएट करना होगा। 5 साल इसकी यूज़फुल लाइफ है, बट एट द सेम टाइम जो है आप 20% WDV पर इसे डेप्रिशिएट करते हैं। तो
तो 20-20% करके डेप्रिशिएशन लग रहा होगा। 14-15, 15-16 और 16-17। तो कैसे होगा इसमें सारा काम झाम? 1200 का 20% होता है 240, डेप्रिशिएशन लग गया 1 साल का 14-15, फिर जो बुक वैल्यू आई उस पर फिर 20% लगा तो हो गया 15-16, फिर जो बुक वैल्यू आई उस पर लगा तो हो गया 16-17। तो ये बुक वैल्यू आपकी आ गई है 2017 में, 1 अप्रैल 17 में। अब जो 17 वाला साल स्टार्ट हुआ है 17-18, उस साल का डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया है और 300 लाख की ग्रांट पूरी रिफंड करनी पड़ गई है। तो आप जो है उस 300 लाख को ऐड कर देंगे और ये आपकी रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ जाएगी। सर यहाँ पर 5 साल का कॉन्सेप्ट नहीं जमाना। जब 20% WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसमें 5 साल में डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है? आपने 20% की रेट पहले ही निकाल ली है, तो इसका मतलब 20% से ही आप डेप्रिशिएट करेंगे, जो वैल्यू माइनस कर कर आएगी, जिसे रिटर्न ऑन वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं 5 साल में इसको डेप्रिशिएट करना है, क्योंकि WDV की जो रेट निकलती है वो नंबर ऑफ ईयर के हिसाब से ही निकलती है। तो इसलिए हम रेट के हिसाब से ही चार्ज करेंगे। और जो 914.40 लाख रुपीस बचे हैं, इस पे जो है 20% रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और नेक्स्ट ईयर उसकी बैलेंस अमाउंट पर होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ए लिमिटेड ने जो है परचेज करा है मशीनरी 40 लाख रुपीस की, जिसमें से 8 लाख रुपए जो है उसकी रेजिडुअल वैल्यू है, 4 साल की लाइफ है और 16 लाख रुपए की ग्रांट मिली है। शो द जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट इन द 3rd ईयर एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डायरेक्टली ग्रांट को डालते हैं या डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में डालते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम खुद करते हैं, बुक से नहीं देखते या बुक से डिस्कस नहीं करते, उसमें एंट्री पहले से ही पास करी होती है। आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है ये। मैं क्वेश्चन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हम दोनों मेथड से काम कर पाएँ। फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है वो है 40 लाख। इसमें जो है गवर्नमेंट ग्रांट जो मिली है वो है 16 लाख। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो है 8 लाख। यूज़फुल लाइफ जो है वो है 4 ईयर्स। तो इस हिसाब से जब हमें फिक्स्ड एसेट हम खरीदेंगे तो हम पहला मेथड फॉलो करते हैं, नेट मेथड। उसमें हम सबसे पहले फिक्स्ड एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे 40 लाख रुपीस से टू बैंक अकाउंट। आप ऐसे लिख कर आएंगे 40 लाख, आप पूरा ऐसे लिख कर आ सकते हैं, ऐसे एग्जाम में ऐसा लिख कर आ सकते हैं, बीइंग फिक्स्ड एसेट परचेज्ड। उसके बाद जो है सेकेंड एंट्री होगी, आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली 16 लाख रुपए की, तो बैंक अकाउंट में आपके पास 16 लाख रुपए आ गए। अब क्योंकि ये आप नेट मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट के लिए ग्रांट मिली है, तो इसे आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डाल देंगे। जो 40 लाख थे वो अब 16 लाख से कम हो जाएगा। बीइंग गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, लिखने में ना टाइम वेस्ट बहुत होता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब जो चीज़ 10 मिनट की है उसको आधा घंटा ये ले लेगी। यहाँ कहते हैं कि 3rd ईयर में जो है आपको रिफंड करना है इन द 3rd ईयर। तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन आप SLM पर कर रहे हैं या WDV पर कर रहे हैं गिवन नहीं है, तो जब साइलेंट है तो हम SLM पर ही फॉलो कर लेते हैं। यूज़फुल लाइफ 4 साल दे रखी है, तो 40 में से 16 लाख माइनस करेंगे तो करीब 24 लाख आएगा। 24 लाख जो है उसे डेप्रिशिएट करना है 4 सालों में, बट 4 साल के बाद 8 लाख तो इसकी वैल्यू बच जाएगी। तो दैट मीन्स 16 लाख रुपए जो है उसे हमें 4 साल में डेप्रिशिएट करना है, तो हर साल हमें 4 लाख का डेप्रिशिएशन चार्ज करना होगा। तो मैं 4 लाख रुपीज़ का डेप्रिशिएशन चार्ज कर लेता हूँ। बीइंग डेप्रिशिएशन लिख लोगे या मैं लिखूँ एक एक करके लाइन, क्योंकि ये एंट्री 11th क्लास की है, इसमें कुछ नई एंट्री नहीं सिखा रहा हूँ मैं।
डेप्रिसिएशन 11th या 12th क्लास में सीखा जाता है, उसका लेजर अकाउंट भी बनाया जाता है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट भी किया जाता है। इस डेप्रिसिएशन को P&L में डालना है। अब इसकी भी एंट्री करके दिखानी होगी। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 लाख बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L। अब ये पहले साल का काम हो गया है। अगले साल 4 लाख रुपए जो हैं फिर से रिपीट होंगे और उसके अगले साल फिर से रिपीट होंगे। अगले साल तो होंगे ही ना, थर्ड ईयर में जो है कुछ ना कुछ पंगा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, एंट्रियाँ पास नहीं करनी थी क्या? अच्छा, सिर्फ रिफंड के टाइम की एंट्री पास करनी है। हमने तो खैर पूरा कर दिया, हमने तो ज़्यादा दिखा दिया, तीसरे साल तक ले गए। सिर्फ रिफंड की एंट्री पास करनी है। तो रिफंड की एंट्री में क्या दिक्कत है? अगर आप फिक्स्ड एसेट में उसे क्रेडिट करा था आपने 16 लाख रुपए को, तो जब रिफंड करनी पड़ेगी तो 16 लाख को फिक्स्ड एसेट में डाल दोगे। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 लाख कर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, तो क्या होगा? 2 साल के बाद आपका जो बैलेंस है वो करीब करीब 16 लाख रुपए का बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 24 लाख रुपए जो हैं उसे आपने 4 लाख माइनस करा पहले साल, 4 लाख किया दूसरे साल, तो 16 लाख रुपए बैलेंस बचा हुआ है 2 साल के बाद। अब उसमें जो है 16 लाख आप ऐड कर दोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट को रिफंड कर दिया। तो यानी कि जो 32 लाख रुपीज़ अब आ रहे हैं उसे आने वाले 2 सालों में डेप्रिशिएट करना है, और 2 सालों के बाद 8 लाख की तो वैल्यू बचेगी ही। तो 8 लाख माइनस कर जो 24 लाख आ रहे हैं उसे 2 सालों में अब डेप्रिशिएट करना है। तो 12 लाख रुपए आप डालेंगे। आप देख सकते हैं टोटल यूजफुल लाइफ 4 साल की है, 2 साल निकल गए तो बाकी 2 ही साल बचे ना। तो जो वैल्यू आ रही है और ग्रांट रिफंड कर दी तो वैल्यू बढ़ गई। जब मिली थी ग्रांट तो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम कर दी थी, रिफंड कर दी तो वैल्यू बढ़ गई। तो उस वैल्यू को आने वाले सालों में बांटना है डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। आने वाले साल आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, 8 लाख आपको उसके बाद भी मिल जाएंगे, रेजिडुअल वैल्यू है, तो रिमेनिंग अमाउंट को 2 साल में डेप्रिशिएट कर दो। तो ये आपका हो गया ग्रॉस मेथड। यही अगर डेफर्ड ग्रांट फॉलो किया जाता तो उसमें जो है फिक्स्ड एसेट तो उतने अमाउंट पर ही आता। गवर्नमेंट ग्रांट जो 16 लाख की चल रही थी 4 सालों में धीरे धीरे P&L में डलती रहती। तो जब 4 सालों में डलती तो 1 साल में कितनी डलती? 4 लाख रुपए, 2 साल में 8 लाख रुपए। तो 2 साल के बाद 8 लाख का बैलेंस डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में पड़ा होता। अगर आप इसको रिफंड करेंगे, 16 लाख रुपए रिफंड करेंगे, तो 8 लाख तो इस अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। बाकी 8 लाख जो है वो P&L में आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भैया इस अकाउंट में 8 लाख रुपए ही बचे हैं। 4 लाख आप P&L में क्रेडिट कर रहे थे हर साल, डेफर्ड कर दिया था इनकम को, धीरे धीरे P&L में डालते थे। एसेट की यूजफुल लाइफ जब तक है उतने पीरियड में आप P&L में डालते थे। यही मैंने आपको सिखाया था। तो जो बैंक में आपको 16 लाख रिफंड करने पड़े हैं, क्योंकि जब मिले थे तो इस अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो जब रिटर्न करेंगे तो इस अकाउंट को डेबिट करेंगे। पर मिला 16 लाख थे, 2 साल के बाद इस अकाउंट में 8 लाख ही बचे हुए हैं, तो बाकी 8 लाख P&L से एडजस्ट हो जाएंगे। वहीं जो एसेट है उसकी वैल्यू तो नॉर्मली चली रही थी 40 लाख के हिसाब से, तो वो चलती रहेगी। वो तो 40 लाख के हिसाब से ही चल रही थी, ग्रॉस वैल्यू पर जैसे हम डेप्रिशिएट करते हैं वैसे ही हम कर रहे थे। 40 में से 8 लाख रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके 32 लाख रुपए को 4 साल में डाल रहे थे। 8 लाख करके 2 साल हो गए, तो आपके जो हैं बुक वैल्यू जो है 2 साल के बाद 8 लाख रुपए माइनस कर लिए तो 24 लाख की बुक वैल्यू आ रही है। ठीक है ना? तो ये आपका जो है गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको AS 13 कराऊंगा, और AS 13 के बाद मैं आपको AS 16 कराऊंगा। ये आपके 2 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाकी हैं। 13 तो बहुत सिंपल है, 16 थोड़ा सा टिपिकल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।